दोस्तों, ये थी कहानी औरंगजेब के रेन की। उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस आर्ट और आर्किटेक्चर में भी थे। एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली में मोती मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया। ये मस्जिद रेड फोर्ट के अंदर बना हुआ है, जिसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। लाहौर की बादशाही मॉस्क का कंस्ट्रक्शन भी औरंगजेब ने ही करवाया। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। दोस्तों, ये थी कहानी मुगल एम्परर औरंगजेब की, जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया। जैसा कि हमने देखा कि उनके रेन में मुगल एम्पायर अपनी टेरिटोरियल पीक पर पहुंचा, और हमने ये भी देखा कि किस तरह उनके रेन में कई ऐसे रिलीजियस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया जो उनके प्रीडिसेसर्स के एकदम ऑपोजिट थी। रीजंस कुछ भी रहे हों, एक बात तो तय है कि उनके इन्हीं पॉलिसीज के कारण एम्पायर की रिबेलियंस हुए और जनता में एक तरह का डिस्क्वाइट यानी आक्रोश पैदा हो गया। 1613 में राजपूत के साथ बनाए जिस अलायंस को जहांगीर ने एस्टैब्लिश किया, उसको भी औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और मराठास के साथ उनकी स्ट्रगल भी उनके लिए ब्लंडर साबित हुई। इसी के कारण 1707 में जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा एम्पायर छोड़ा जो अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंस के मामले में तो ह्यूज था, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड और कई इंटरनल प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। इसीलिए देखा जाए तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन औरंगजेब के रेन से ही शुरू हो चुका था। औरंगजेब के सक्सेसर्स और एम्पायर के डिक्लाइन की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब के रेन के बारे में डिस्कस किया था, जो 1707 में उनकी डेथ के साथ एंड हुआ। हमने देखा कि औरंगजेब के रेन में मुगल एम्पायर अपने पीक टेरिटोरियल लिमिट्स तक पहुंचा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि उन्हीं के रेन के दौरान मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। उनकी हार्श और इंटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज के कारण रीजनल एम्बिशंस को बढ़ावा मिला और कई रीजन्स में रिबेलियंस देखने को मिले। इन्हीं रिबेलियंस ने एम्पायर में एक इंटरनल वीकनेस क्रिएट कर दी। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच औरंगजेब की डेथ हो गई, जिसके चलते एम्पायर और वल्नरेबल हो गया। हालांकि मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 तक रूल किया। आज की इस कहानी में हम औरंगजेब के सक्सेसर्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या कारण रहे। शुरू करते हैं औरंगजेब के सक्सेसर बहादुर शाह से। बहादुर शाह 1707 to 1712। औरंगजेब की डेथ के बाद उनके 3 बेटों के बीच थ्रोन के लिए वॉर हुआ, जो करीब 2 साल तक चला। इस वॉर में उनके सबसे बड़े बेटे बहादुर शाह विक्टोरियस हुए और उनके सक्सेसर बने। बहादुर शाह एक लर्नेड, डिग्निफाइड और एबल पर्सन थे, जो कॉम्प्रोमाइज और कंसिलिएशन की पॉलिसी को फॉलो करते थे। इनके रेन में औरंगजेब की कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसीज का रिवर्सल भी देखने को मिला। हिंदू चीफ्स और राजाज की तरफ उनका एटीट्यूड काफी टॉलरेंट था। उनके रेन में कोई भी टेंपल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। उन्होंने राजपूत्स, मराठास और जाट्स की तरफ एक पैसिफिस्ट पॉलिसी यानी शांति की पॉलिसी बनाई। शुरुआत में उन्होंने आम्बेड और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत स्टेट्स पर कंट्रोल बढ़ाने का डिसाइड किया। इस मेजर के लिए उनको स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अपनी गलती मानकर उन्होंने इन स्टेट्स के साथ सेटलमेंट कर लिया। मराठा सरदार्स के साथ भी उनका कंसिलिएशन हाफ हार्टेड ही था। उन्होंने मराठास को डेक्कन का सरदेशमुखी ग्रांट तो किया, लेकिन चौथ ग्रांट नहीं किया, जिसके चलते वो फुली सेटिस्फाइड नहीं थे। चौथ और सरदेशमुखी एक तरह के लैंड टैक्सेस थे। उन्होंने फेमस मराठा रूलर संभाजी के सन शाहू को राइटफुल किंग मानने से भी इनकार कर दिया। इसके चलते मराठास में किंगडम की सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई चलती रही और डेक्कन स्टेबल नहीं हो पाया। 10th सिख गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद 1710 में सिख्स ने एक बार फिर बंदा बहादुर की लीडरशिप में रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट के अगेंस्ट एम्परर ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने का डिसीजन लिया। इसके बावजूद इस रिवोल्ट को सप्रेस नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी बहादुर शाह के रेन में फर्दर डिटीरियोरेशन हो चुका था। 1712 में उनकी डेथ हो गई और एम्पायर एक बार फिर से सिविल वॉर में चला गया। बहादुर शाह की डेथ के बाद आने वाले समय में मुगल पॉलिटिक्स में एक नया एलिमेंट आया। अभी तक सिर्फ रॉयल प्रिंसेस के बीच ही कॉन्टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब एम्बिशियस नोबल्स भी डायरेक्ट कंटेंडर्स बन चुके थे
और प्रिंसेस को सिर्फ कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके थ्रोन पर कब्जा करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूलर जहांगीर शाह के बारे में। जहांगीर शाह 1712 to 1713। बहादुर शाह की डेथ के बाद उस समय के सबसे पावरफुल नोबल जुल्फिकार खान की मदद से जहांगीर शाह थ्रोन के सक्सेसर बने। वो एक वीक एम्परर थे जो सिर्फ प्लेजर में डूबे रहते थे। गुड मैनर्स, डिग्निटी और डिसेंसी की उनमें कमी थी। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जुल्फिकार खान के हाथ में था, जो वजीर बन चुके थे। उन्होंने औरंगजेब की पॉलिसीज को रैपिडली रिवर्स करना चाहा। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह था कि उन्होंने जिजिया को अबॉलिश कर दिया। राजपूत राजाज और मराठा सरदार्स के साथ वो फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहते थे। जुल्फिकार खान ने लगातार बढ़ती जागीर्स को रोककर स्टेट के फाइनेंसेस को इंप्रूव करने की कोशिश की। उनकी एक बैड पॉलिसी भी थी जिसमें उन्होंने इजारा सिस्टम को स्टार्ट किया। इजारा सिस्टम यानी रेवेन्यू फार्मिंग। मिडलमैन और रेवेन्यू फार्मर्स अब पेजेंट से मन चाह मनी कलेक्ट कर सकते थे और स्टेट को एक फिक्स इनकम देनी होती थी। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू हाईएस्ट बिडर को दी जाती थी, जो कि एक बहुत ही अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस थी। इसके चलते पेजेंट्स का ऑपरेशन बढ़ गया। जहांगीर शाह के सक्सेसर थे फारूक सियार। आइए देखते हैं उनके दीदी हटोगी, हटने का नाम ही नहीं ले रही भाई। फारूक सियार 1713 to 1719 में चलाया जा रही। 1713 में फारूक सियार ने जहांगीर शाह को आगरा में डिफीट करके थ्रोन पर सक्सीड किया। फारूक सियार ने अपनी सक्सेस का श्रेय सैयद ब्रदर्स यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराह को दिया। जल्द ही दोनों ब्रदर्स ने स्टेट अफेयर्स में एक डोमिनेंट रोल हासिल कर लिया। फारूक सियार एक वीक रूलर थे, लेकिन सैयद ब्रदर्स को वो फ्री हैंड नहीं देना चाहते थे और एक पर्सनल अथॉरिटी चाहते थे। दोनों के बीच लंबी स्ट्रगल चली और फाइनली 1719 में